जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इम्मी ने अड्डे आला जाना। इम्मी को अब पड़ेगा घबराना, इम्मी ने अड्डे आला जाना। युडले 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 युडले। इम्मी से झाड़ू लगवाना है, आटा चक्की पे पिसवाना है। इम्मी से झाड़ू लगवाना है, आटा चक्की पे पिसवाना है। युथियों को पड़ेगा घबराना, इम्मी ने अड्डे आला जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इम्मी ने अड्डे आला जाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो कैमरे को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम लोग तो बचपन से जब बड़े हो रहे थे ना, तो हमने वही शक्ल देखी, पोजीशन हुई थी। जो 90s के बच्चे हैं उनको तो वो अभी आप शक्ल रिवील करूँगा ना तो आप फ़ौरन कहेंगे हमने आपको देखा हुआ, हमने आपको देखा हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सियासत ज्वाइन कर ली, सियासत के अंदर भी उन्होंने फिर झंडे गाड़े। तो आज तारुफ तो उनका मोहताज है जो शख्सियत हमारे सामने है। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हमने जो मीडिया को स्टडी किया हमेशा या देखा, जो हमारे एज के जो लोग थे उन्होंने हमेशा कैमरे टीवी पे ना कुछ लोगों को देखा, एक उनमें से आप थे। क्या वजह बनी टीवी से गायब होने की? एक तो तुम्हारी आंखों में ना दिल एक शरारत है, मुझे नहीं पता कि उस शरारत का आखिर अंजाम क्या होगा मेरे साथ। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं कुछ बातों में बिल्कुल आप ये समझें कि अल्लाह तवक्कल बंदा हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी में प्लानिंग वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे एक चीज़ लगी, मैं चूँकि उस वक़्त मेरी उठान हुई, यानी प्रिंट जर्नलिज्म तो मैं कर रहा था, लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, फिर उन्होंने मियाँ साहब बाए चले गए, जमहूरियत डीरेल हो गई, फिर एक हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा काफ लीग का किया गया। फिर उस वक्त इसी दौरान जो है ना फिर बड़े ही अच्छे हमारे दोस्त भी थे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर उसके बाद उनको भी हटाया गया, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। फिर शौकत अज़ीज़ साहब आ गए। तो मुझे एक महसूस हुआ मैं कोई कि पाकिस्तान की सियासत में को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बगैर वो मुकम्मल नहीं है, जब तक वो आ नहीं जाते। उस वक्त बीबी शहीद भी बात थी, और फिर अचानक एक हमने सुना कि मिसाक जमहूरियत साइन हो गया जी। अच्छा, COD जी उधर जी, बड़ा शोर पड़ गया इधर। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताज़ा आए हुए थे, हमने कहा पहले तो अखबारें वो लिख के ख़बरें कलम से, फिर अचानक हमें फिर मुझे चांस मिला, मैं एक्सप्रेस अखबार में था, और फिर वहाँ से मुझे ARY में चांस मिला, मैं ARY में चला गया। अब ARY और जियो 2 ही चैनल थे उस वक्त। तो सुबह 7 बजे से मैं पेपर देना शुरू कर देता था, रात के 2 बजे तक देता था। ये वजह कि टीवी पे फिर आप ही नजर आए। फिर वही है ना, कोई था ही दूसरा था नहीं, एक मैं और एक मौसम रजा था। बाद में तलत हुसैन साहब आए, फिर काशिफ अब्बासी आ गया, फिर हमको यानी 4 आदमी थे, एक दूसरे की शक्लें देख के आगे थे। क्या 5वां बंदा कोई नहीं था, खुद ही एडिट करते थे, खुद ही अपनी खबरें बनाते थे, वॉइस ओवर करते थे। तो फिर ये जब चीज़ आ गई, फिर अचानक बस पता नहीं क्या हुआ, एक तो ज़लज़ला आ गया 2005 का, और फिर 2007 में अदलिया का ज़लज़ला आ गया, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने वो एटम बम को, या आप ये कहते हैं कि चलते हुए बम को जैसे ना उन्होंने लात मार दी, जब इफ्तिखार चौधरी को हटा दिया। तो उस वक़्त फिर अचानक हम सोच भी नहीं सकते थे, बहुत से लोग तजिया निगार ये थे कि भाई मुशर्रफ भी तो लामहदूद जो है ना, देखें अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, उसकी अपनी प्लानिंग है और लोगों की अपनी प्लानिंग है। कोई ये शुरू से लोगों की है कि 10-10 साल की प्लानिंग करें, और इसी चक्कर में मारे जाते हैं। मसलन मुशर्रफ ने भी पहले आप देखें 9 साल तो वो गुजार चुका था, 10-11 साल, फिर उसके बाद मज़ीद 10 साल,
और फिर परवेज़ इलाही साहब आपको पता कहते थे कि हम पता नहीं 10-10 मरतबा इनको वर्दी में सदर मुंतखब करेंगे, लेकिन फिर ना जो वो कहते ना जिधर गई हैं बेड़ियाँ उधर गए मल्लाह, ना हमें शौकत अजीज़ साहब नज़र आए, उसके बाद ना हमें जनरल मुशर्रफ साहब नज़र आए। तो फिर मैं मियाँ साहब के साथ उनकी पॉलिटिक्स को समझते, फिर 2008 हो गया, फिर मियाँ साहब भी पाकिस्तान आ गए, बीबी शहीद भी आ गई, फिर यहाँ शहीद भी होगी। आप ये यकीन करें कि मैं उस वक़्त उस ट्रक के ऊपर था जिस ट्रक पे धमाका हुआ है। जहाँ पे 18 बीबी अक्टूबर बीबी जिस ट्रक पे थी 18 अक्टूबर को कराची में, आपको पता है बीबी शहीद तो लियाकत बाग में हुई ना, जी। लेकिन उनका पहला कारसाज के ऊपर अगर आपको एक पता होगा कि 18 अक्टूबर 2007 को जब वो जलावतनी खुद साख्ता ख़त्म करके पाकिस्तान आ रही थी, तो उनके वहाँ पर कारसाज शाहराह फैसल के ऊपर अपना एक बम धमाका हुआ था और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल 100-150 लोग मारे गए थे। और उनका जिस ट्रक के ऊपर बीबी शहीद थी या जो टारगेट था, उस ट्रक की छत पे मैं भी, अरे मुझे जो है ना वो अल्लाह खुश रखे तलत हुसैन ने चढ़ा दिया। अच्छा। अब बैठे बैठाए तलत हुसैन मेरा बॉस था, उसने कहा जी मुश्ताक मिन्हास, ये दुनिया जो इधर आई है ये तो अपनी जगह, तुम किसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की आप जाके कोई इंटरव्यू कर सकते हो ITV के लिए। मैंने कहा ये वहाँ पर वो बंदे जो आते हैं करीब जो आते हैं उनको जो है ना वहाँ से ऊपर से डंडे मारते हैं, इस ट्रक के करीब नहीं को जाने, मुझे कौन ऊपर चढ़ाएगा। कहता है फिर रिपोर्टर तो फिर यही हुआ, फिर उसकी अपनी है। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है। मैंने दाएं बाएं उसकी मुख्तलिफ अंदाज़ा लगाया कि इस ट्रक के ऊपर कैसे चढ़ के बेनज़ीर भुट्टो से बात करूँ। फिर मेरे जहन में आसिफ अली जरदारी आ गया। मैंने कॉल छुड़काई वहाँ से जो है ना आसिफ अली जरदारी को दुबई में। मैंने कहा जरदारी साहब, मेरे साथ अच्छा उनका सलाम दुआ याद अल्लाह थी। फिर अगली बात भी करूँगा, बेबी शहीद हुई तो फिर आसिफ जरदारी साहब ने मुझे कहाँ कॉल की, मैं कहाँ था उस वक्त। तो ये बड़ी सारी बातें मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा कर रहे हैं, वो भी पता नहीं क्या आपके साथ दिल आ गया, शायद कुछ बातें मैं अपने आप से भी नहीं करता। नहीं प्लीज़। तो बेनज़ीर, मैंने जरदारी साहब को कहा कि जरदार साहब मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ट्रक के ऊपर चढ़ के उनका वहाँ पर बात करके मैं उनको इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ये मेरी असाइनमेंट है। मैं भी बकौल नुसरत साहब कहते हैं ज़ात का रिपोर्टर था। जरदारी साहब ने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जैमर लगे हुए हैं, मेरी तो वहाँ पर कोई। मैंने कहा जी एक सैटेलाइट नंबर तो होगा बीबी के पास, ये मैं मान नहीं सकता कि उस सैटेलाइट, तो आप वहाँ से करें। पर थोड़ी देर के बाद उनकी कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ऊपर की तरफ देखें, अगर आपको नईद खान और सफदर अब्बासी कहीं नज़र आ जाएं, वो आपको इशारा करेंगे, वो आपको बुला लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद मैं क्योंकि ट्रक का तवाफ़ कर रहा था, तो अचानक मुझे मेरी नज़र ऊपर पड़ी, तो सफदर अब्बासी ने और नाहिद खान ने मुझे देख लिया, उन्होंने इशारा किया कि पीछे आओ। अब मुझे तो वो चढ़ा रहे थे, मैं अकेला जाके तो कर कुछ नहीं सकता। देखने आपको पता है रिपोर्टर कैमरा मैन के बगैर ऐसे ही है जैसे बंदूक के बगैर सिपाही मादे जंग पे जा रहा हो। तो मैंने उधर जाके मैंने रोड़ा डाल दिया। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी मेरा कैमरा मैन। उन्होंने कहा जी आपका कहा है सिर जरदारी साहब ने, कैमरा मैन का नहीं कहा। मैंने कहा जी मैंने ऊपर जाके बेनज़ीर भुट्टो साहब को हाज़िरी नहीं लगानी, मैंने उधर जाकर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं देनी, मैंने तो इंटरव्यू करना उनका। तो मुझे आप कैमरा, खैर वो उसी मामले में मैं उनको ले गया, ऊपर गया। बीबी किसी से बात नहीं कर रही थी। शहरी रहमान किसी की जरूरत ही नहीं थी कि बीबी को ये कहे कि जी एक रिपोर्टर आपका इंटरव्यू करना चाहता है। मैंने खुद ही आगे बिस्मिल्लाह करके करते करते वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, ये यूसुफ रज़ा गिलानी और बीबी शहीद, ये तीनों खड़े थे। मैं, बीबी की नज़र मुझ पे पड़ गई, दुनिया इधर दाएं बाएं थी। तो उन्होंने मुझे कहा, वैसे कुछ शक्ल से तो आपको पता टीवी के, मेरा शायद उनका इतना तारफ़ तो था नहीं, जरदारी साहब से तो था। मुझे कहने लगी आपको कहीं देखे हैं। मैंने कहा मैं मुश्ताक मिन्हास हूँ, ITV का रिपोर्टर हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। कहता अभी नहीं, मैं एक कॉफ़ी और सैंडविच जो है ना वो खा के फिर आपसे बात करूँगी, आप इधर ही खड़े रहना। फिर बीबी आई जी, उनने सैंडविच किया। अच्छा, जो उसने सैंडविच का वो अपना टिफ़िन खोला ना, तो हमारा आपको पता है हमारे कैमरा मैन जो न्यूज़ का कैमरा, उसका रिफ्लेक्सेस ही ऐसे होते हैं कि कुछ, उसने जो इस तरह किया ना बेनज़ीर की तरफ, बीबी शहीद की तरफ, बेनज़ीर का नहीं 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 मिन्हास साहब खाते हुए नहीं। मैंने एकदम मैंने कुछ सोचा मुझे भी निकाल लेंगे। मैंने कहा जी रुको। फिर बीबी आई, उन्होंने मुझे 7 मिनट का इंटरव्यू दिया। और उस वक्त उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी किया कि आप जान का रिस्क लेकर पाकिस्तान आई हैं, तो आपको कैसा लगता है क्या? तो उन्होंने कहा मैं अपने आवाम के लिए आई हूँ, मुझे भी पता है मैं जान का रिस्क हूँ। तो इसी दौरान हम बैठे हुए थे सारी चीज़ें कि एकदम रात को 9 बजे के करीब चलते चलते ना हम वहाँ पर कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जा रहे थे, वहाँ पर जाकर करना था। तो धमाका हो गया जी,
धमाका हो गया, कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। नीचे देखा तो लाशें 150 के 180 के करीब 180 के करीब बिल्कुल पता लाशें थी। मैंने देखा बीबी तो उनको बीबी को ट्रक के अंदर से एक रास्ता था, उनको उतारा। खैर मैं भी किसी तरीके से करता हुआ, तो मेरे दफ्तर वालों को भी नहीं पता चल रहा था। नुसरत साहब स्टूडियो में बैठे हुए, भाई राब्ता नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कोई जैम, कोई हर चीज़ ख़त्म। थोड़ी देर के बाद मैंने एक रिक्शे वाले से बैठ के गुरु मंदिर चला गया अपने दफ्तर ITV के हेडक्वार्टर में। वहाँ जाकर मैंने फूली हुई सांसों के साथ प्रोग्राम शुरू किया कि मैंने कहा जी वहाँ से मैं होके आया हूँ और ये वो। तो ये मैं ये समझता हूँ, जो बात हमने शुरू की कि मैं ये समझता था कि पाकिस्तान में जो फौजी जनता है ना, इसका चाहे ये मुल्क के लिए किसी भी सूरत ये हाल नहीं है। मैं कहता हूँ कि फौजी जनता का काम नहीं है सिविलियन का कि वो हुकूमत, हम ब्लडी सिविलियन हैं यहाँ पे भाई, ये काम कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रायल एंड एरर का काम करेंगे, गलती करेंगे भाई। तो फिर मियाँ साहब भी आ गए 2008 में, और इत्तेफाक से जो स्क्रिप्ट था उसमें मियाँ साहब नहीं थे। 2008 का बीबी शहीद थी, खैर वो शहीद होगी, फिर इलेक्शन आगे चलेगी, फिर बाइकआउट हो गई। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान का जो है ना नाम लिख के रखा हुआ था COD के बाद, जब मिसाक जमहूरियत के नहीं इन दोनों को हमने सबक सिखाना है, तो सबक एक को तो फौरी सिखा दिया, वो तो बेचारी जान से गई। और एक आज तक जो है वो कहते हैं कि पैदाइश के दिन से मौत की जद में हूँ, ये कौन हमें इस मकतल में ले आया है। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है इस वक्त, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो मैंने खैर प्रोग्राम करते 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 मैं उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। तो फिर आपको पता है जब मोहब्बत, तो मैं बड़ा मेला छोड़ के, तो मैं इन एंकर्स की तरह नहीं हूँ। मैंने भी उस पर आना है। हाँ। मुझे सबसे पहले वो बात आपसे कंप्लीट करनी है। आपने कहा मैं एक बात और ऐड ऑन करूंगा, जो आपका और आसिफ अली जरदारी साहब का कनेक्शन है। वो ये हुआ कि हम पे आपको पता है कि जो 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी थी, तो सबसे पहले जनरल मुशर्रफ ने जिस प्रोग्राम को अपने नाम के साथ यानी खुद कॉल करके पेमरा वालों को कहा कि बोलता पाकिस्तान नुसरत जावेद और मुश्ताक मिनास मुझे सॉर्ट आउट करके दो, इनका प्रोग्राम बंद करो। तो ये बाकी प्रोग्राम बाद में फिर लोगों के बंद हुए, जिसमें अमीर साहब भी थे, शाहिद मसूद भी थे। पहला प्रोग्राम जो है ना टारगेट, मैं कहता हूँ कि वो एक तमगाए यानी उसने कारकर्दगी था हमारे लिए। ठीक है, हमने 3-4 माह हमें बोलता पाकिस्तान की उम्र थी उस वक्त, हमने पता नहीं मई में शुरू किया था और फिर ये 3 नवंबर को बंद हो गया। लगता था कि यही, तो फिर हमें स्क्रीन से उतार दिया गया। स्क्रीन से उतार दिया गया, हम पे पाबंदी लग गई कि हमारी शक्ल कहीं ना नज़र आए, कि इनको TV पे अब दोबारा नहीं देखना। ये जनरल मुशर्रफ का डायरेक्ट ऑर्डर्स था पेमरा को भी और फिर हमारी इंतज़ामिया को भी। लेकिन हमारे अदारे वाले ITV वाले अच्छे नेक लोग हैं, उन्होंने हमें किसी न किसी तरीके से इंगेज किए रखा। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी कहाँ लगाई, मेरी ड्यूटी लगा दी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने कि आपने अब इसको रिपोर्ट करना है। तो मैं आज से लिख के उनकी खबरें भेजता था, ज़ुबान से या कैमरे पे नहीं बता सकता था क्योंकि पाबंदी थी। अच्छा। तो मैं तांदिया वाला में था उस दिन। तांदिया वाला फैसलाबाद के करीब एक जगह है, वहाँ पर ये जो साबिक स्पीकर थे साई साहब, उनकी और उनके भाई के बाई इलेक्शन यानी वो जनरल इलेक्शन में वो उम्मीदवार थे। तो चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग के सरबराह के तौर पे या समझ लें अब प्राइम मिनिस्टर, वो तो चीफ मिनिस्टर तो 5 साल रहे, बिल्कुल, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर के अहदेदार अहदे के हाँ यानी समझ लें कि उम्मीदवार थे। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे तकरीबन शाम के वक्त जो है ना, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, कि दुबई के एक नंबर से कॉल आई, जो कि जरदारी साहब का वो नंबर नहीं था जो मेरे पास सेव था। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मेरे भी काफ़ी अजीज़ जो हैं वो दुबई में रहते हैं, UAE में, तो मैंने सोचा उनमें से कोई कर रहा है। जलसा स्टार्ट था तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा सही बीबी कहाँ, उन्होंने कहा कि बीबी का क्या हुआ। मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि बीवी का क्या हुआ। भाई बीवी यानी इलेक्शन लड़ रही है, और आज इत्तेफाक से मेरे शहर रावलपिंडी में आज बीबी शहीद का जो है ना वो जलसा था। और आज ही आपको पता उधर मियाँ नवाज शरीफ का जलसा भी था इस्लामाबाद में, सेम डे। दोनों बड़े लीडर्स उसी एक शहर में इकट्ठे थे। नवाज शरीफ के जलसे के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नवाज खोखर साहब थे, उन्होंने फायरिंग की थी, 2 बंदे मर गए थे नवाज शरीफ के उसी दिन, जिस दिन बीबी शहीद पे ये कातलाना हमला हुआ जिसमें वो जाँ बाग हो गई। तो मैंने कहा जी मैं तो फैसलाबाद में हूँ, तांदिया वाला एक जगह। तो उन्होंने कहा जी बीबी पे अटैक हुआ है, मुझे को खबर बताएं क्या हुआ उनका।
मैंने कहा जी मैं अभी बता दूँ, मेरे पास कोई ज़रा वहाँ पर तो खबर नहीं था, लेकिन परवेज़ इलाही 5 साल तो चीफ मिनिस्टर रहा। मैंने उनसे पूछा कि वो कहते जी जनरल हॉस्पिटल में। मैंने फौरी तौर पे स्टेज पे बैठे हुए परवेज़ इलाही को, जो कि अभी सदारती खुतबा उन्होंने फरमाया नहीं था, मैंने उनको कान में ये बता दिया कि परवेज़ इलाही साहब प्लीज़ एक न्यूज़ को कंफर्म करें, बड़ी अफसोसनाक खबर है, आप MS जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी को फ़ोन करें और पता करें कि बेनज़ीर शहीद वहाँ पर, बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पर ज़ख्मी होकर आई हैं। कोई उनके सर मुझे तो नहीं पता था ना कि कौन सा क्या हुआ, मैं तो कोई टीवी नहीं देख रहा था, एक जलसे में बैठा हुआ रिमोट एरिया में, हम हेलीकॉप्टर पे गए। परवेज़ इलाही साहब ने 5 मिनट में बात करके मुझे कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत एक अफसोसनाक बात थी। मैंने तो सोचा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ, बेनज़ीर जो है ना इस दुनिया से चली गई। मैंने फौरी तौर पर मैंने जरदारी साहब को भी उसी नंबर पे मैसेज करके कंफर्म कर दिया और अपने दफ्तर में भी तलत साहब को ये कंफर्म कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि टीवी पे क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये रिपोर्ट फैसलाबाद से कंफर्म कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हम शाम को हेलीकॉप्टर से वापस आए और फिर अगले दिन ये जो एक पुरतशद्दद सी एक जो लहर जो है ना वो सिंध में खुसूसन और पंजाब में आपको पता गाड़ियाँ जलती थी, लोगों ने एक रिएक्शन किया और फिर बड़ा मशहूर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर पाकिस्तान को, मैं हकीकी मानूँ मैं क्या समझता हूँ कि उन्होंने उसको पाकिस्तान को बचाया है। जरदारी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब लोग ये बातें बनाते हैं, अब बातें बनाने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये जी ये इसने खुद ही कोई यानी ये काम किया है तो ये फलां है ये। मैं इस बात को सच्ची बात है नहीं मानता, इसलिए कि बीबी शहीद जरदारी साहब उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन बीबी शहीद उनके एहतराम बड़ा करती थी। मैंने यानी एक रिपोर्टर की हैसियत मुझे पता था कि ये खाली एक बीवी खामद का रिश्ता नहीं है, ये एक सियासी रिश्ता नहीं था उन दोनों के दरमियान, उनके दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता भी था। और जितनी मोहब्बत मेरे ख्याल में जरदारी साहब बीबी शहीद से और बीबी शहीद उनके साथ करती थी, तो मुझे नहीं लगा कि जो बातें करते नहीं जरदारी साहब ने, आपको पता हमारे यहाँ तो वही नहीं जरदारी बड़ा उसने काम उठा दिया। देखो ना आज पूरा मुल्क, उसके बाद फिर जरदारी साहब ने 5 गवर्नमेंट्स भी बनाई पाकिस्तान की। यानी जो भुट्टो साहब जो काम नहीं कर सके, भुट्टो साहब भी अपने पीक में आपको पता है बलूचिस्तान और सूबा सरहद जो आजकल KP के वहाँ पर JUI और वहाँ पर NAP की जो है ना गवर्नमेंट थी, वहाँ पर पीस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन सकी। लेकिन जरदारी साहब जब आए मरकज़ में पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, पंजाब में पीपल्स पार्टी PMLN के साथ कोलिशन में, GB में पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी। ये भुट्टो शहीद भी ये ख्वाब जो एक्चुअल जो भुट्टो है, अब तो अब जरदारी वाले भुट्टो है ना, एक जो एक्चुअल वाले भुट्टो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, वो भी अपनी पीक पे अपनी मकबूलियत की इंतहा पर भी सिर्फ उनकी पंजाब में गवर्नमेंट थी, मरकज़ में गवर्नमेंट थी और सिंध में गवर्नमेंट थी। क्या ये बीबी के शहीद होने का नहीं था कि लोगों का फिर जब प्यार था कि उन्होंने फिर बीबी को जताया, ज़बरदस्ती अवाम के अंदर रद्द-ए-अमल आया ना, तो उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान में स्वीप किया? बस पूरे पाकिस्तान में नहीं, मैनेज किया फिर इसको। स्वीप तो शायद सिंध में एक थी, लेकिन एक गवर्नमेंट उनको दी गई या देनी पड़ी, लेकिन हमें तो इसलिए कहता। फिर उसके साथ साथ आप देखें ना कि उस जो स्क्रिप्ट था जो बीबी शहीद और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान हुआ था, उसमें नवाज शरीफ नहीं थे। अच्छा। नवाज शरीफ बीच में अचानक जो है ना ये दोनों भाई आके बैठ गए 26 नवंबर 2007 को, और फिर आपको पता है दोनों नया कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना भी। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में खुसूसन पंजाब के लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि उस दिन मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ कि मैं सारा यानी मैं तो परवेज़ इलाही साहब के साथ था ना, मैं तो उनके साथ, मैं तो काफ लीग के एज ए रिपोर्टर काफ लीग के जलसे कवर कर रहा था। लेकिन मैं नीचे उठ के ना, मैं तो जलसे में तो ऊपर स्टेज पे तो उन्होंने एक जगह मेरे साथ हमेशा रखी होती थी, लेकिन मैं नीचे ला के ऐसे कोने में जाके मैं क्या दसो भाई वोट किन्नों देना, कहना शेर नूं देना। मैं कहते थे काफ लीग के जलसे की कर रहे हो, वो जी की करिए बस तुहानू पता है कोई। मैं समझ गया। मैंने फिर आखिरी जो अपना डिस्पैच भेजा लाहौर से अपने दफ्तर में, कराची उस वक्त इलेक्शन, मैंने कहा कि पंजाब के लोगों ने इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ बगावत करके काफ लीग की बजाय PMLN नून का इंतखाब कर लिया है। और 2008 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने ये देखें कि पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट बनी, जिसके पहले सरबराह खोसा साहब आए, फिर दूसरे सरबराह जो है ना जब तक वो इलेक्शन हुए, फिर बाई इलेक्शन में फिर शहबाज शरीफ साहब आए, तो फिर पंजाब में एक जो स्टेक होल्डर के तौर पर PMLN आ गई। तो अब अदील आप ये समझेंगे कि मैं फिर कहाँ था। अब इसके आगे जो मेरे 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद हम आगे मैं आप जिधर ले जाएं जी। मैं नहीं, इसके बाद हम आगे
नंबर वन कि जब बीबी शहीद हुई तो सबसे पहले जरदारी साहब ने आपको कॉल किया और सबसे पहला फ़ोन आपको उन्होंने, तो आपने कभी ये नहीं कंफर्म किया एज रिपोर्टर कि जरदारी साहब को कहाँ से उड़ती उड़ती खबर मिली कि बीबी साहिबा की शहादत हो गई? नहीं नहीं, पाकिस्तान के टीवी देखो ना, जरदारी ये नहीं है कि कोई कोई गुमनाम नहीं, पाकिस्तान के भाई बीबी शहीद के जलसे पर जब बम ब्लास्ट हो गया तो पूरी दुनिया को खबर लग कंफर्मेशन गई, आपको लेकिन है? खबर नहीं। जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये मेरे, चूँकि जरदारी साहब के उन दिनों अच्छे ताल्लुकात थे, जरदारी साहब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कॉल किया करते थे, रात गए किया करते थे। जरदारी साहब का बड़े लोगों की तरह जो है ना वो शबीना महफिलें हुआ करती थी, वो दिन को थोड़ा लेट जो है ना अपने दिन का आगाज़ करते लेट थे, नाइट होते। यानी वो कोई अर्ली राइजर नहीं थे, यानी जो सुबह जो सूरज की रोशनी जो लोग देखते हैं सहर खेज, वो नहीं थे। अभी भी आपका है जरदारी साहब से प्यार मोहब्बत की अब जरा कम हुआ है? नहीं, प्यार मोहब्बत तो देखे ना, एक सिविलियन और एक पॉलिटिशियन, जरदारी साहब इस मुल्क के, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे इंसान हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के लिए, और ख़ास करके मुझे वो पाकिस्तान खपे का वो कर रहा, लेकिन अब लगता है चूँकि अब दराड़ें ये आई हैं, एक तो राब्ते में फुकदान हो गया, जरदारी साहब फिर पाकिस्तान आ गए, फिर प्रेसिडेंट बन गए, फिर वो तो मैं रोज़ प्रोग्राम करता था, मेरा नाम उन्होंने मौलवी मुश्ताक रखा हुआ था। अब मौलवी मुश्ताक की एक हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी हाँ, की। मौलवी मुश्ताक। अब वो नुसरत साहब को हमेशा छेड़ा करते थे, वो कहते थे कि हाँ भाई वो क्या, एक दो मरतबा उन्होंने कहा भी यार मौलवी मुश्ताक को लेके आना। ये मौलवी मुश्ताक के अंदर जो पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़, क्योंकि मैं जब जिक्र करता था तो वो मैं थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को, क्योंकि बचपन में हमारा यानी हमारी फैमिली या हमारे वालिद साहब ये चीज़, हम उन लोगों में से थे जिनके ज़हनों में ये गलत तरीके से ये डाला गया कि पीपल्स पार्टी को मुल्क दुश्मन है, वो कोई काफिर पार्टी है, वो कोई दैरिये हैं, खुदा को नहीं मानते, यानी इस तरह के तसव्वुरात के साथ हम जवान हुए। तो पीपल्स पार्टी को हम हमेशा तासब की ऐनक से देखते थे। वैसे पीपल पार्टी ने फिर ये लेकिन बाद में तासुर तो पता तोड़ लगा कि दिया। पीपल्स पार्टी वाले इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग हैं उसमें। नहीं, फिर तासुर तो उन्होंने तोड़ दिया। पहले तो वो लेफ्ट का आइडियोलॉजी थी भुट्टो साहब की, तो लेफ्ट को जोड़ा गया कि एथियज्म के साथ, कि खुदा को नहीं मानने वाले हैं। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से, अभी बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि पीपल पार्टी मज़दूरों मेहनत कशों की जमात है। तो वैसे आपके बिलावल के साथ भी टर्म्स हैं आजकल, कभी बातचीत होती है? नहीं, बिलावल साहब, सच्ची बात है ना, मुझे बिलावल साहब यानी नौजवान है, अल्लाह उसको हयाती उसको दे, लेकिन कोई उसमें चार्म नहीं है। देखें बीबी शहीद में चार्म था, और भुट्टो साहब तो अपनी एक बीबी करिश्माती की तो बहुत ज़्यादा गरज थी उनके अंदर, करती तो थी, और जोर था भुट्टो उनका। साहब की जो है ना एक करिश्मा था ना, जो एक पॉलिटिकल लीडर के अंदर वो करिश्मा था। हम तो आपको बताएं ना, हम तो वो लोग थे जो पीपल्स पार्टी के लोगों को दैरिया और काफिर समझ के उनको देखते थे, यानी अकाब की नज़रों से देखते थे कि कोई इनमें से कोई चीज़ मिले। और फिर हमारा जो अर्ली जो जिसको कहते हैं ना नौजवानी में, हम इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़, और फिर हम तो बिल्कुल ही समझ लें एक दूसरे एक बिल्कुल पॉइंट जी, ऑफ व्यू के मैं साथ थे। जी, जी। तो बिलावल भुट्टो का वो चीज़ नहीं है। वो बेशक जरदारी भी बन गए, वो भुट्टो भी बन गए, उनके अंदर वो फिर उनको पार्टी भी मिल गई, लेकिन दो तीन चीज़ें, एक देखें मुझे नहीं समझ आती, बीबी जैसी एक अजीम शख्सियत थी पॉलिटिकल, अगर उनने, मैं कहता हूँ आज कि अगर उन्होंने जो बिलावल के साथ एक जुल्म किया है, यानी जरदारी साहब ने भी जुल्म किया और बीबी ने भी जुल्म किया। जुल्म ये किया कि इन्होंने अगर ये डिसाइड कर लिया था कि बिलावल को भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डालना है आइंदा मुस्तकबिल में, तो फिर बिलावल को उन्हें फिर लंदन यूके नहीं भेजना चाहिए था पढ़ने के लिए, उन्हें किसी सिंधी स्कूल में दाखिल लाड़काना में, और वहाँ से आप कराची ले आते, उसको उर्दू ज़ुबान सिखाते, उसको गुफ्तगू करने का लहजा एक चीज़ है। हमारे यहाँ देखें, मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों को इंगेज नहीं कर सकते ना, आप बेशक 1 करोड़ लोगों का मजमा इकट्ठा कर लें, जब आप एक यानी बेतरतीब जुमलों के साथ अपनी तकरीर का आगाज़ करेंगे, कंटेंट आपका बेशक अच्छा हो, लेकिन आप ग्रिप लूज़ कर जाएंगे, फिर लोग कोई मोबाइल पे लग जाएगा, कोई चीज़ है, फिर कोई उठ के लोग बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो के जो अतालीक हैं, मेरे ख़्याल में उनको ये समझाने में नाकाम हो गए कि पाकिस्तान के अवाम की जो नब्ज़ है उसके अंदर जो पाकिस्तानी लहजा हो, चाहे वो सिंधी लहजा हो, चाहे वो पठान लहजा हो, चाहे वो पंजाबी लहजा हो, या चाहे कश्मीरी या बलोच लहजा हो, जो उर्दू ठीक तरीके से बात करे, फ़िक्रे ठीक अदा करे, मुअन्नस और मुज़क्कर की जो है वो पूरी उस तरतीब के साथ उसको रखे, तब जाकर उसकी बात में वज़न पैदा होता है, और फिर लोग उसको वो कंक्लूजन, अब वो कम्युनिकेशन का दौर है। अब आप जरदारी साहब ने ये देखे ना, बिलावल एक इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक गैर मौसर अबलाग करता है।
अब उसके अंदर वो करिश्माती शख्सियत बेशक जो उसको विरसे में मिली, ना बीबी की मिली और ना, मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता हूँ, नौजवान है, पाकिस्तान के लिए शायद कुछ करने का जज्बा भी रखता हो, लेकिन गैर मौसम इबलाग की वजह से उसका पैगाम जो है वो नीचे अवाम तक नहीं पहुँच रहा। ये उसके साथ एक ज्यादती हुई है, कम्युनिकेशन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिलावल की गलती नहीं है, ये बीबी शहीद ने गलती की या जरदारी साहब ने की कि उसको गलत जगह पर उसने, अगर हम लाहौर में बैठे ना, तो हमने अगर कराची जाना है ना, तो फिर हम पेशावर वाले रास्ते से कराची नहीं जा सकते, हमारा रुख पिंडी की तरफ हो और हम कहें जी मैं कराची पहुंचूंगा, नहीं, सफ़र तवील हो जाएगा, कराची नहीं पहुंचना, फिर हमें वहाँ से यू टर्न लेके इंडस हाईवे पे चढ़ के कराची जाना पड़ेगा। तो भुट्टो साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जरदारी साहब, एक तो जरदारी साहब देखें ना खुद अच्छी तकरीर नहीं कर सकते, तकरीर बड़ी मैटर करती है जी, और दर्द दिल उसमें गुफ्तगू, कंटेंट, फिर आपका लो, मैं जो ज़ुबान पब्लिक में कानून की, जैसे मैं एक बात, मरियम है ना, मरियम जो उसका फ़िक्र है ना, वो ये यानी 12, 15, 16, 18, 20 करोड़ लोगों को ये कानून में लगता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये क्या ना, अगर वो कोई सख्त बात कर रहे हैं वो भी उनको समझ आती है। वो बदकिस्मती से वो जो मरियम का तकरीर है या मरियम का कंटेंट है या मरियम का लहजा है या मरियम की उर्दू है या मरियम का जो वो नहीं है, वो कहते हैं वो, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, वो बात नहीं है। लेकिन अच्छा है, बीबी शहीद भी शुरू में इसी तरह आई थी, लेकिन बीबी शहीद ने आपने देखें आखिरी वक्त में बड़ा यानी एक बहुत ग्रूम करके आप देखें कि वो आवाम की वो शोला बयां मुकर्रर भी हो गई थी। और मुझे आज तक उनकी आखिरी वो तकरीर, जिसमें मैं आपको में तानिया वाला में था, लेकिन वो तकरीर में बार बार मैंने सुनी है, उसके अंदर जो घनगरेज थी, जो मैसेज था, जो ललकार थी, बस शायद पाकिस्तान के दुश्मनों को ये यानी वो नहीं अंदाज़ा था कि भाई इसने कहा कि इसको मुकाना ही मुकाना है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो आपका कि अब बिलावल का, जरदारी साहब का अब सर्वाइवल सिंध में बड़ी मुश्किल होती जा रही है। सिंध भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। मैं नहीं कहता हूँ, ये बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन एक 15 साल की लेगेसी जो है ना, ये इनकम्बेट फैक्टर जो है ना, ये बड़ी बड़ी जमातों को लेके डूबता है। यानी इस वक्त हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें ना, तो बीजेपी ये तीसरी टर्म की तरफ जा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब हसीना वाजिद ने जाली इलेक्शन करवा के वहाँ पर माती मार दी है बंगालियों की। बिल्कुल। लेकिन चूंकि इकॉनमी दुरुस्त ट्रैक के ऊपर है तो लोग मैटर नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि ठीक है जी, आम बंगाली का यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेहतर हो रहा है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर सिमत में है, तो अपोजिशन जमातें वो जो भी करें। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर अपने आप को महफूज होकर किलाबंदी कर दी थी, सियासी किलाबंदी। अब वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता था कि अचानक इमरान खान के हटने से एक खला जो होगी उसको वो पूरा करने के लिए भाग दौड़ बेचारा बड़ा कर रहा है। लेकिन वहाँ पर JDA, MQM, PMLN भी वहाँ पर है, बाकी जमातें हैं, JUI है। सिंध में मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल उनके हाथ से निकला जा रहा है, लेकिन एक सिंध को अपने हाथों में रखने की एक बड़ी यानी एक तगोदो करनी पड़ रही है इनको, और वो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। अब बिलावल को उन्होंने बेचारे को इधर पिंडी लाहौर में डाल दिया है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर ऐसा कोई पता नहीं कौन उनके लिए सोच रहा है, लेकिन ठीक है, ये उनकी पार्टी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। अभी हमारे पाकिस्तान में ना कैरेक्टर्स बड़ी जल्दी बिल्ड होते हैं। एक वक्त था जब बहुत मुश्किल था कि मीडिया पे लोग आते थे, लेगेसी होती थी, अखबारों में लिखते थे, सहाफ़त को पता होता था बात क्या करनी है, लफ्ज़ उनको पता होते थे कितने बोलने हैं, फिर अखबार में क्या लिखना है, फिर किस तरह के वोकैबुलरी यूज़ होनी है कि जो ऑडियंस सुनने वाली है, क्या वो इसको सुन के कोई गलत मतलब तो नहीं लेंगे, डबल मीनिंग तो नहीं निकलेगा। फिर जब आपने सहाफ़त का स्टार्ट किया, मैं अब इसको जोड़ने लगूंगा आपके आगे एक पौध है सहाफ़ियों की। जब आपने सहाफ़त का आगाज़ किया और आपने फाइनल फैसला किया कि भाई या सहाफ़त या सियासत, तो जब आपने सियासत को चूज़ किया तो आपने सहाफ़त को खैर बात किया। आपका उन जर्नलिस्ट के बारे में क्या कोई मैसेज होगा उनके लिए जो आजकल सियासत कर रहे हैं सहाफ़त के नाम पे? बहुत से नाम है और उनका नाम लेते हुए भी शर्माऊंगा नहीं मैं। इमरान रियाज खान साहब हैं, मुकम्मल सियासी आदमी है, वो एक पॉलिटिशियन है, काम कर रहे हैं एक पार्टी के लिए। डिफरेंट और एंकर्स हैं टीवी पे बैठे हुए, हबीब अकरम साहब हैं, एक पार्टी को टो कर रहे हैं, वो जमील फ़ारूकी एक पार्टी को टो कर रहा है, उसके अलावा साबिर शाकिर एक पार्टी को टो कर रहा है, मोहित पीरज़ादा एक पार्टी को टो कर रहा है। तो क्या
इन्होंने जो सहाफ़ियों ने अपनी सियासत शुरू कर दी, ये एथिकल थी? आपके टाइम में इसकी कोई गुंजाइश देखिए, थी? मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान की सियासत को और उसके जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे वो कवर करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा आहिस्ता आहिस्ता। एक तो मुझे एक चीज़ 2013 में ही एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कि अब ये एंकरों की जो दुकान है ना, ये कोई बाइज़्ज़त काम अब ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला, क्योंकि हर रोज़ आपको अपनी टीआरपी के चक्कर में, ये रेटिंग के चक्कर में, यानी एक बड़ी ही बेहुदा किस्म की समत पे हम जा रहे थे। तो वहाँ पे मुझे ये लगा कि देखें, मेरा प्रोग्राम तो हालांकि वो इस तरह का 1+3 का फॉर्मेट नहीं था कि आपने क्या कहा, आपने क्या, जैसे आमिर मीर साहब कहते हैं, अच्छा आपने ये कहा तो फिर आपने ये क्या कहा, फिल्म वो दी करके बातें तो नहीं फिर थी। जो है ना, जी। ये नहीं हमारा नुसरत साहब का और मैं, हमारा एक ओपिनियन बेस्ड एक प्रोग्राम था। उनकी अपनी एक राय थी, मेरी एक अपनी एक राय थी। हमारे कोई गेस्ट नहीं होते थे। गेस्ट भी अगर हम होते थे तो इन्फॉर्मेशन के लिए कि हाँ भाई वो उनका मौक़िफ़ जानने के लिए हम कभी कभी जो, लेकिन इसी तरह जिस तरह आप और मैं आमने सामने बैठे इस तरह हमने यानी 7-8 साल प्रोग्राम चलाया, और ये 7-8 साल बड़े क्रूशल थे पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री जी। में। फिर जब मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक अच्छा काम कर रहा है और उसके पास अच्छे लोगों की जो है ना, उनको उसको ज़रूरत है। ज़रूरत है, तो बजाय मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने मियाँ साहब से डिस्कस भी किया। मियाँ साहब, जब ये कहा गया, परवेज़ शीर साहब ये मेरे बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, कि या तो मैं उधर ही बैठा रहता, तनख्वाह भी लेता अपने अदारे से, और तनख्वाह भी आपको पता लाखों में थी उस वक़्त, तो उस आज भी वक़्त। उससे उस वक़्त ये मैं आज मैं यानी 10-11 साल तो मुझे छोड़े हुए हो गई है, यानी 14 और 24 यानी 10 साल तकरीबन हो गया। तो मैं वो काम भी करता। शाम को ये जब सोशल मीडिया का ये जो है ना, ये इधर भी रौनक लगाए रखता, कोई जो है ना यहाँ पर भी व्यूज़ आ जाते, कोई गपशप होती, फिर जिस तरह ये कहीं जो है ना यहाँ पर जो है ना बहरूपिये बैठे हुए हैं इमरान रियाज की शक्ल के, कि जी टो करनी है यानी इमरान खान की, और कहना मैं सहाफ़ी हूँ जी, मैं सहाफ़ी। भाई मुझे वो दुख हुआ कि जिस तरीके से वो अंदर चला गया, इस दौरान मैंने कोई बात नहीं की, कोई चीज़ है। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देखें, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आप जो बात करेंगे ना, अगर आपने ये जो मेरे पास एक बड़ी मुक़द्दस ही जगह है, यहाँ पर मैं इस स्टूडियो में मैं 2 किरदार हैं मेरे। एक किरदार ये है कि मैं एज़ ए सहाफ़ी बैठूँ यहाँ पे जैसे आप बैठे हुए हैं। एक किरदार मेरा ये है कि मैं एज़ ए अपनी पार्टी का नुमाइंदे के तौर पे बैठूँ, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मैं भी सहाफ़ी के तौर पे, मैं अगर अपनी जमात या जिसको मैं अपने लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को या मरीम नवाज़ को मैं अच्छा समझता, या शहबाज शरीफ साहब को मैं अच्छा समझता, तो मैं बड़े आराम से मैं तनख्वाह भी ले सकता था और फिर शाम को उनके एजेंडे की तकमील भी जो मेरे दिल के अंदर थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बाज़ाब्ता सबसे पहले अपनी आखिरी वो करके बात करके कि भाई अब मैं ये सहाफ़त नहीं करूँगा। 1 साल मैंने स्क्रीन से छुट्टी ले ली, बंद कर दी। बिल्कुल। 1 साल के बाद मैंने बाज़ाब्ता तौर पे मैंने PMLN जॉइन किया, और मैंने सियासत भी कोई पाकिस्तान में तो करनी थी। मैं तो अपने लोगों की, कश्मीर के लोग बड़े पसमानदा थे, मेरे बाग के लोग बड़े पसमानदा थे, और उनको मैं चाहता था कि वहाँ पर चलें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ये जो तमीर व तरक्की का जो पहिया था, ये हम चाहते थे कि कोहाले के उस पार भी चले। तो फिर मैं वो उस मिशन को उसको लेकर वहाँ पर गया, और अल्लाह ताला ने, मियाँ साहब ने जब एक इत्तेफाक से, आप देखें, मैं पहला इलेक्शन आया, मैं जीत भी गया, फिर मैं मिनिस्टर भी बना। मियाँ साहब ने हमारे फंड्स को जो है ना डबल किया। तो मैं समझता हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए गया था और जिस मकसद के लिए आज वहाँ पे खड़ा हूँ, अपनी जमात के साथ खड़ा हूँ, अपने कैरियर को कुर्बान करके खड़ा हूँ, तो मैं यानी मुतमईन हूँ। अगर मैं यहाँ पर, मैं शायद यहाँ पर मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त ना देता, ये इमरान रियाज टाइप लोगों की तरह, कि मैं शाम को व्यूज़, बाखुदा इमरान रियाज का इनका कोई दीन मज़हब ईमान नहीं है, ये कोई इमरान खान के पक्के नहीं है, कोई इमरान खान के अंदर। अब आप खुद सोचें कि इमरान खान तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिससे बंदा मुतासर हो, ठीक है, या कोई पुराना कोई क्रिकेटर के तौर पे उसने कोई अच्छा गेम खेलता होगा, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन बहुत अपलाता, बड़ा सतही सा आदमी है। तो इमरान रियाज साहब जैसे लोग जो हैं, या और आपने 2-4 नाम लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे साथी को लिए, क्योंकि बरसों इसी दश्त की सयाही से हम भी गुजरे, तो बाज़-औक़ात नहीं, लेकिन शर्म हया। आप इधर से तो नहीं गुजरे ना, आपने तो जब नहीं, मैं सियासत ये शुरू कहता हूँ कि की। मैं ये पता है क्या, ये कमर्शियल यानी मैं ये कहूँ ना, इमरान रियाज को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब जो बंदा ज़ेर अताब हो फिर अंदर गया जाए, फिर अब मस्कीन सी शक्ल लेके आप घूम फिर रहे हो, नहीं वो फिर अभी इंतशार फैला रहे हैं अभी, रोज़ाना आप उनकी ट्वीट्स पढ़े। मुझे वैसे नहीं, एज आप देखें आपका ना कम्युनिटी में देखिए जिनको लोग जानते हैं ना, उनका फिर रोल होता है कम्युनिटी के अंदर, ताकि वो कम्युनिटी को सर्व करें। तो आप खुद बताएं ना कि अगर आपके पास एक ट्विटर की या सोशल मीडिया की एक्सेस आई गई है, बंदर के हाथ में माचिस आई गई है, तो आप क्यों रोज़ाना इंतशार पे आ रहे हैं? अगर आप झूठी खबर डालते हैं तो डालने के बाद माफ़ी मांग लें। झूठ पता है कि पीटीआई उनको उसका कसूर नहीं है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है ना, वो तो पीटीआई का कारकुन है, और पीटीआई के खमीर में झूठ है, पीटीआई के खमीर में इंतशार है, पीटीआई के खमीर में फितना है, पीटीआई के खमीर में यानी एक माशरे के अंदर एक तजब्जब और तलातम की फ़ज़ा। यानी आप ये नहीं है कि छोटा, आप वहाँ से लेके आप उस्ताद हारून रशीद तक चले जाएं, और या मकबूल जान जैसा आप ये देखें ना कि यानी ये सब एक ज़हनी कैफियत से ये शादो लेके चूहे बन गए, इनके सरों के ऊपर वो कोट डाला गया, और ये इनका कसूर नहीं है। इसमें बाज़ाब्ता एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल थे, वो 5th जनरेशन वारियर जो थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डॉलर नहीं शामिल था, जिसको ये अमेरिकी गुलामी नामंजूर कह के यूट्यूब के ऊपर जाकर नहीं वही है ना, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने चूँकि वो 5th जनरेशन वार के जो कीबोर्ड वारियर्स थे, ये उन्हीं की तरफ ये था कि वो एक तैयार किए गए ना, एक मखलूक तैयार की गई, एक नस्ल तैयार की गई, जो पाकिस्तान से बाहर भी थी, पाकिस्तान के अंदर भी थी, जिनको बाकायदा इंटर्नशिप दे के वहाँ पर यानी लॉन्च किया गया, वहाँ पे जो है ना उनको इंस्टॉल किया गया मुख्तलिफ अदारों के अंदर, लोगों के अंदर टाइम स्लॉट दिए गए, टीवी चैनल्स के अंदर मुलाजमती दी गई, बंदे जो है ना वो ये लोग नहीं आते थे सामने, इनके जो दरमियान में ब्रोकर्स होते थे वो मालकान के साथ तय करते थे कि 9 बजे ये करेगा। इवन एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे दोस्त तो आज भी न्यूज़ चैनल्स में ना, जो असाइनमेंट एडिटर है, जो रिपोर्टर है, जो ब्यूरो चीफ है, ये सारी आज भी मेरे ज़ाती साथी है, 30-40 साल का ताल्लुक़ है, आज भी वो कहते थे, वो उस वक्त भी, कि जनाब एक साहब का फ़ोन आता था, वो कहते थे कि जी फ़लाँ बंदे से आपने पेपर लेना है, फ़लाँ बंदे से आपने जो तबसरा लेना है, फिर आपको फिर अस्करी एक नई मखलूक उतारी गई, अस्करी तजिया निगार। ओह अल्लाह पाक का वास्ता है, वो इस मुल्क के साथ आपने क्या किया। और उसके बाद आज जो है ना ठंडे ठार होकर बैठे हुए हैं, अब एक नई पौध, अब कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ ये हो गया जी, आज ही फलां हो गया, आज उधर से हमें पकड़ा गया। भाई मैंने जाकर आपको कहा कि आप कोर कमांडर के घर को जलाएं, मैं आपको लेके गया, ये मियां नवाज शरीफ आपको लेके गया। आपने एक फ्रस्ट्रेटेड लोगों की एक कम्युनिटी को नीचे से ग्रास रूट लेवल से ज़मीन से उठाकर आपने इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाया, और फिर ये डॉलरों के चक्कर में कि एक आप देखें ना, एक ये जितने जो आज भी वाबस्ते हैं पीटीआई के, ये एक यूट्यूब डालते ना, तो वो इन्होंने एक बंदे ने 50-50 जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो भी वहाँ से ठग करके उनको व्यूज़ मिलते हैं। फिर वो कोई बाहर, आपको पता अमेरिका में कोई अगर आपको देख रहा हो तो वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो लोगों का मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान रियाज टाइप लोगों की इमरान खान के साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं है, माल का काम है। आज व्यूज़ मिलना बंद हो जाए, आज वहाँ से जो है ना डॉलर मिलना बंद हो जाए, तो ये कहेंगे जी तुम कौन और मैं कौन सा इमरान। मैं इसमें एक ना आपसे एक दफ़ा मौका मिला, तो मैं इसलिए एक आखिरी बात में वैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपने सियासत करनी है ना, सियासत का एक अलग मकाम है और उसका मैदान अलग है, उसका रास्ता अलग है। आप उतरें, ये सुर्खी पाउडर लगा के आप जो बैठ जाते हैं स्टूडियोज़ के अंदर और कोई ट्विटर के ऊपर बैठ गया और वो कीवर्ड वॉरियर है, ये नहीं है। आप उठें, निकलें, हिम्मत है तो मेरी तरह आएँ, 1 साल स्क्रीन से बाहर रहें, सियासी इमरान खान को ज्वाइन करें, उसके बाद आप गली महल्ले में घूमें फिरें, लोगों को जाकर अपना जो है ना पैगाम पहुँचाएँ, मियाँ नवाज शरीफ का विजन बताएँ। आप वहाँ पे इलेक्शन की उस कसौटी के अंदर से होकर आए ना जी, फिर आपको पता लगेगा कि ये आटा दाल का भाव क्या है। ये तो नहीं है कि यहाँ बैठ के शाम को स्टूडियो में बैठ के आपकी बात तो दर्द दिल जो अपना हमें पाकिस्तान तबाह, मैं आपकी बात, पाकिस्तान की तबाही में इनका हाथ है। मैं कन्विंस हूँ आपकी बात से। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपका केस जो है ना, ये जितने भी साबिर शाकिर, ये हारून नाम, तमाम जो कल एक क्लाउन बन के वहाँ पर बैठ गए, जितने भी लोग हैं उनको दिखानी चाहिए कि अगर किसी बंदे ने सहाफ़त करनी है या सियासत करनी है तो फिर एक चीज़ को खैर बात कह दे और फिर सहाफ़ी बन जाए या वो सियासी वर्कर बन जाए। तो सर ये तो मैं एंडोर्स करूंगा कि आप मेरे ख्याल से वाहिद ही ऐसे ही सहाफ़ी होंगे। नहीं, आपके अलावा कोई मिसाल नहीं है मेरे पास जो कि हो सहाफ़ी, लेकिन जब उसने सियासत ज्वाइन करनी थी उनको लगा ग्रास रूट लेवल पे जाके की, तो उन्होंने छोड़ी फिर मैं किसी सेनेट में नहीं गया, मैं किसी असेंबली में नहीं गया, मैं किसी महकमे में नहीं जाके लगा, मैं को ये नहीं, मैं नहीं ये कहता हूँ कि जो लगे वहाँ पर को। हालांकि मैंने आपसे लास्ट टाइम जब मिला तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप तो मीडिया के किंग थे, आपको मीडिया की कहानी पता है, तो प्रोग्राम क्यों नहीं पकड़ते दोबारा।
तो वो आप नहीं कैसे पकड़ूं? देखो ना, मैं तो एक ख़ास नुक्ता नज़र का आदमी हूँ अब, ठीक है। मैं उस यानी इस प्रोफेशन के साथ मैं समझता हूँ कि मैं अगर वो करके, मैं तो बाकी तो छोड़े ना, मैं अपनी ज़मीर की आग में जल जाऊंगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। 2018 के करीब एक मौका मिला, हम लोग ना उसको देखें, दिल भी नहीं चाहता हमारा किसी को इमरान रियाज कहने का, उसको उसके असल नाम से पुकारें, कि सबको पता कि एक शख्स कावासाकी पे फिरता था। ये है कि उसके चकवाल में लैंड है, उस लैंड के अंदर उसकी लेक है। लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले तो जो न्यू लाहौर था उसका मालिक है वो, उस न्यू लाहौर सिटी जो इमरान खान साहब बना रहे थे। तो इन लोगों के स्टेक आए पाकिस्तान के अंदर, इनके स्टेक ये हुए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। इस वक्त मेरा तो मानना ये कि जो भी लोग तहरीक इंसाफ की साफ़ी बात करें ना, उनका सर्वाइवल है इमरान खान, क्योंकि उन्होंने कश्तियाँ चला दी, उनके बड़े बड़े स्टेक है। उनको पता है जब पाकिस्तान में इमरान खान आएगा, इमरान रियाज खान की ज़मीनों के चक्कर हैं, वो भी किसी ना किसी दिन उनके हाथ से निकल जानी है, किस तरह ली। तो अब उनके लिए इमरान खान उनकी सर्वाइवल है। मेरी मुलाकात हुई इमरान रियाज खान साहब से, तो कहते, जो मैं उनके एक्सेंट बताता हूँ, जो साफ़ी होता ना साफ़ी, ये बाइस नहीं होता। तो मैं बड़ा खुश, मैं कहा ये बात ख़त्म हुई, शादी कहते खान साहब के पास जो लाइब्रेरी है ना, वो मैं 2 दफ़ा पैदा हो जाऊँगा, 3 दफ़ा पैदा हो जाऊँ, मैं उनकी लाइब्रेरी कभी पढ़ नहीं सकता। इतनी किताबें पढ़ी हैं खान साहब ने, खान साहब के पास बहुत नॉलेज है। वो सारी डेकोरेशन बुक्स हैं, खान साहब पढ़ते नहीं हैं। अरे मैं आपको मैं आप तसल्ली से मेरे से पूछें, मैं खान साहब, ये इमरान रियाज तो कल की बात है ना, ये इमरान खान उस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द ये एक हालों के शक्ल में घूमते रहे, जो इमरान खान बाकायदा तराश खराश करके कशीद करके बनाया गया इमरान खान था। एक क्रिकेटर बड़ा था, लेकिन पॉलिटिकल ये कोई इमरान खान, ये ऐसी तो नहीं बात कि इमरान खान जो है ना अचानक 2013 में आ गया या 2011 में उसकी उठान हुई, जो एक जलसा यहाँ पे कराया गया 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान। वो जलसा कैसे, उसके बाद एक चीज़ उठाई गई। मैं उस इमरान खान को जानता हूँ, ये उस वक्त तो इमरान रियाज तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस तरह की क्या कोई चले। मैं देखे कावासाकी कोई ऐसी, मैं अगर अल्लाह ताला आपको फल फूल दे, आपके रिस्क में इजाफा करें, कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें कोई नहीं, ठीक है। कावासाकी से ये सारे जो है ना बड़े बड़े लोग कावासाकियों से ही उठे हैं, ये जितने बड़े बड़े आज जिनके महलात हैं ये सारे कावासाकियों से उठे हैं। लेकिन यार आपको कोई उसके बाद आप तस्लीम करें कि यार मैं अगर ये तस्लीम करूँ कि अल्लाह ने मुझे जो है ना वो किया, मैंने साफ़त किया, तो मैं अब सियासत कर रहा हूँ, मैं एक सियासी जमात का नुमाइंदा हूँ, मैंने साफ़त को बेचा नहीं है, या मैंने कोई उसका मजीद, मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक नुक्ता नज़र था, मैं उसके साथ खुला के आ गया, बिल्कुल आके बड़ा मेला छोड़ के। ये नहीं है कि मैं शाम को बैठ के भाषण भी आपको दूं और मैं एक सियासी जमात और उसके एजेंडे की आप बताएं ना ज़रा, आज ऑडियंस को बता दें कि इमरान खान कौन है, आप किस टाइम से इमरान खान को जानते हैं? मैं तो उसी दिन से ना जी, मैं इस्लामाबाद में ख़बरें अखबार का रिपोर्टर था, और मेरी पहली बीट जो थी ना वो समझ लें कि पीटीआई मेरी बीट थी और इमरान खान मेरी बीट, मैंने उसको कवर करना था। अच्छा। अब ज़ाहिर है इमरान खान की अपनी एक न्यूज़ वैल्यू तो थी, एक क्रिकेटर की हैसियत से, क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन, फिर जमाइमा खान से शादी, फिर ये पाकिस्तान की सियासत में आना, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो हमें यानी वो था कि शायद 1997 के इलेक्शन में तो आपको पता है इमरान खान की ज़मानत ज़ब्त हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई किसी ने 4-4 6-6 जगह से खड़ा किया गया, जनरल मुजीब और ये जनरल हमीद गुल साहब, ये सब उनके पीछे उस वक्त भी थे, एक अल्टरनेट के तौर पर उसको ये इस सियासत में लाया गया। लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैं उनके साथ एज ए बीट रिपोर्टर, मेरी कोई उसकी जज्बाती ज़ाती दोस्ती नहीं थी, लेकिन मैं इमरान खान का एक बाकायदा ऑब्ज़र्वर की हैसियत से मैंने इब्तदाई दिनों से उसको देखा है। इमरान खान एक बिल्कुल सतही, एक ओपलाता सा, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना ओपलाता सा आदमी है, उसको कोई उसको उसके अंदर कोई बहुत बड़ी जो है ना वो कोई अदाकारी नहीं है। ये तो आशिताबाद में जिस वक्त फ़नकारों के हाथ चढ़ा तो उसने उठाकर फ़र्श पे जो है ना अर्श पे ले गए उसको कि भाई आप बहुत बड़े खान साहब, तो यानी उसको फिर ये बताया गया, चलाया गया, बताया। मैं आपको बताऊँ ना कि अगर आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी उसके सामने नहीं बोल सकते तो शायद वो आपकी तरफ नोटिस भी ना करे। अच्छा। उस पर आज भी आप चले जाएं, आप उसके मम्मी डैडी क्राउड होगा, इसलिए सारा कि वो जिस बंदे के कपड़े मैले हों, जिसके कोई बाल बिखरे हों, जिसका कोई पसीना बह रहा हो, उससे तो वो बाकायदा नाक पे हाथ रख देता है कि आप यानी आम आदमी, गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी, ये तो उसके सिस्टम में इनको तो बाकायदा यानी जिसको कहते हैं ना वो कारपेट बमिंग से मार देना चाहिए। नफरत करता है मैंने कि अंदर बैठा कहता है जी मैला आदमी है, भाग जाओ। आपको याद नहीं है मैं कोई यानी
ये टीवी चैनल से दिखाया, ग्राउंड में एक बच्चा उसको बकअप करने के लिए आपको पता दौड़ा था तो उसको बैट मार दिया था। यानी ये मेंटेलिटी है ना, एक बड़े बड़े परस्तर, यानी इमरान खान से बड़े क्रिकेटर भी इसी मुल्क में, मतलब में इसी दुनिया में आप ये देखें ना, आप मलकम मार्शल से लेके सुनील गावस्कर तक, पाकिर मियाँ, जावेद मियाँ तक, ये सारी जितना बड़ा आदमी होता है ना जी, वो अल्लाह के सामने झुक जाता है, आजिज़ हो जाता है। और ये लोग जो आप उपलाता आदमी होता है ना, वो फिर इस तरह जो है ना उसके अंदर एक मैं आ जाती है। और आज उस मैं का नतीजा है कि गर्दन इतनी यहाँ तक पकड़ी हुई है, लेकिन ये है कि नीचे नहीं हो सकती। नहीं, वो तो कहते हैं बाप के साथ नाफरमानी का नतीजा है। सर जी वो तो मुझे उस चीज़ से तो मैं पर्सनल नहीं गुजरा ना, कि उस बाप, कोई कहते हैं कि बाप से नाफरमानी थी, कोई कहते हैं कि माँ जब नहीं, मैं बाप जो 2018 में उनके वालिद साहब उनको लेके आए थे, जो असल हकीकी पहले पीटीआई के, हाँ नहीं वो तो अभी फिर अच्छा वो वाले बाप, दोनों बाप, लेकिन उस बाप का भी यही कहते हैं कि जनाब शायद इसी तरह की नाफरमानी थी, को पसंद नहीं करते थे। फिर ये भी कहते हैं कि जब वालदा का इंतकाल हुआ तो वहाँ पर काउंटी खेलने के लिए गए, वापस नहीं आए। जो जिसका एक ही बेटा हो और वो अपनी माँ के जो है ना इस वजह से ना आए, ठीक है, वो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ नहीं आया जी, फलां नहीं आया जी, वो बाप की भाई नवाज शरीफ जलावतनी में था, नवाज शरीफ के साथ जो कि आज आपका, मैं हीरो हूँ, मेरी माँ, मुझे पता हो मैं कितना ही वो मुझे पता हो कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी अपनी वालदा का जब इंतकाल हुआ तो मैं बर्मा में था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने कैसे वहाँ पर मैं 6 तैयारे चेंज करके मैं अपनी माँ की यानी कब्र तक पहुँचाऊँ जाके। तो आप ये नहीं कह सकते माँ के साथ बेटे का कुछ भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके, जिस बंदे के लिए माँ मैटर नहीं करती उसके लिए अवाम क्या मैटर करेगी। शोएब अख्तर एक सीरीज़ खेल रहा था, हाँ, और उधर उसको पता चला कि घर में आटा नहीं है, तो अपनी माँ को आटा देने आ गया वो। तो इसी तरह यही है, हम जिस मशरकी रवायात के जो गुन गाते हैं या जिसके अलम बरतार हैं, हम जिसका झंडा उठाकर फेरें, उसका यही है कि अगर माँ बाप अगर किसी तकलीफ़ में हो तो आपको वहाँ पे जाके पेश होना चाहिए, माँ बाप बीमार हो तो आपको। अच्छा, जाते जाते मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आपने, क्योंकि सियासत भी देखी, सहाफ़त भी देखी, और आपने जब पूरी सियासत भुट्टो से लेके अभी तक का आपको सारा घोल के आपने पी हुई है, आपने ऑनेस्ट मुझे इस बात का जवाब देना है, क्या 2018 या 2011 से पहले पाकिस्तानी अवाम डिवाइडेड थी? यूथिया, पटवारी, जियाला, ये डिवाइड एंड रूल वाली सियासत ये इमरान खान ने शुरू नहीं, एक तकसीम थी, एक राइट और लेफ़्ट की तकसीम अर्ली 60s 70s से चली आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक शाइस्तगी थी, लोग वज़ादारी थी, एक दूसरे का एहतराम करते थे। पीपल्स पार्टी और बाकी जो राइट के लोग या लेफ़्ट के लोग जो थे ना, वो इनको अच्छे तकरीरों में भी मैं बड़ी मैंने आप देखे ना, महराज मोहम्मद खान से नवाबज़ादा नसरुल्लाह तक, नवाबज़ादा नसरुल्लाह से आप पुरानी पीर पगाड़ा, ये बड़े बड़े अमायदीन, ये मौलाना मुफ्ती महमूद, अताउल्लाह खान मैंगल, आप सिंध में GM शाह, GM सैयद, आप देखें ना एक और आइडियालॉजी का आदमी था, वली खान एक और आइडियालॉजी का आदमी था, लेकिन बाखुदा इस तरह लगता था कि कोसरो तस्नीम से इनकी ज़बान दुली, मुखालफिन का बड़ी जलसा नीचे, यानी वहाँ पे जो है ना वो अंगड़ाई ले रहा है जलसा, लेकिन वो कहते थे कि देखिए फ़लाँ जो है ना प्रोफेसर गफूर अहमद कहते हैं या मौलाना मौदूदी कहते हैं या पीर पगाड़ा कहते हैं कि एक दूसरे का एहतराम, मुखालिफ का भी एहतराम से इज़्ज़त से नाम लेते थे, और ये डिवाइड रहनी भी चाहिए। लेकिन 2011 के बाद जो बदतमीज़ी, जो लुचरपन, जो बदमाशी, जो आपको गंदी सियासत, आप ये देखें कि हमारी जो इस माशरे को उन्होंने तकसीम किया है। आज देखें ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये कल कि आपने वो विजुअल देखे होंगे कि वो वहाँ से मौलाना यानी काबल से वापस आए तो वो उधर को फिर उनके साथ बदतमीजी वहाँ पर आज भी नहीं। आप देखें कि वो तरबियत ऐसी की है इमरान खान ने और उसके साथियों ने कि उधर क्या किया, उन्हें पकड़ के उधर फेंटी लगाई। मौलाना का वकार देखें आप, मौलाना आप देखें। और यही बात है, मैं ये कहता हूँ कि तकसीम हमारी सोसाइटी शुरू से थी, लेकिन उस तकसीम के अंदर एक वज़ादारी थी, एक दूसरे के लिए अदब आदाब और एक रिश्ते का एहतराम था, आंखों में हया थी एक दूसरे के लिए। मुखालफ तनकीद करना, बड़ी बड़ी तनकीदें कर, लेकिन अच्छे अल्फाज में, बेहतर अल्फाज में। इस ओए मैं तो नहीं छड़ा, ओए GIG, ओ आई चुफला, वो चीफ सेक्रेटरी IG, मैं तुम्हें ये कल पाकिस्तान बंद कर दूंगा। देखें ना, जिसके लीडर ने ये बदतमीज़ी अपनी कौम को दी हो, वो मुझे बताएं कि वो वालिदैन के फुरमाबरदार बनेंगे, ये माशरे के लिए जो है ना वो कारामद शहरी बनेंगे। तो हम तो इस फस्तायत के ख़िलाफ़ उठें,
हमने जो अपना प्रोफेशन छोड़ के हमने मियां नवाज शरीफ के हाथों पे बैत की है, सियासी बैत, कि हमने इस गंदी सियासत के आगे बंद बांधना है, और अल्लाह ताला का फजल करम है क्योंकि हमारी सियासत सच्ची थी तो हमने ये एक बंद बांधा है। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं आपका ज़्यादा वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने आपका टाइम। अब मैं आपसे ना फटाफट कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा क्योंकि ट्विटर पे ना अब आपके लिए क्वेश्चंस की एक लाइन लगी हुई है। नहीं बिल्कुल। तो मैं आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ और ये सारे आपके बड़े फ़ैन हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं। हुसैन फ़हाद हैं, उनका सवाल है आपसे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कराने के इम्कानात हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखें ना, वहाँ पे 2026 में इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी चूँकि हमारी एज ए पार्टी हम देखें ना, हमारी तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान का 8 फरवरी का इलेक्शन है। 8 फरवरी के बाद हम वहाँ पर देखेंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी असम्बली बने उसको दरमियान में डिस्टर्ब ना किया जाए, वो अपनी मुद्दत पूरी करे। हम तो खुद वहाँ पर, अभी आप खुद सोचें ना, हमारी जमात तो वहाँ पर यानी इतादी भी है, लेकिन हमें वो कोलेशन हमें आगे बढ़ के ना इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई कमी कोताही है उसको बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती, कोई इलेक्शन आप इलेक्शन तो समझ ले आखिरी हल होता है जिस वक्त वो ड्यू हो जाए, फिर इलेक्शन के बगैर चाराकार कोई नहीं है। जमहूरियत इसीलिए बड़ी सख्त चीज़ है कि बड़े से बड़े फ़िरौन के गर्दन से सरिया निकल जाता है जब वो 5 साल बाद फिर जो है ना हाथ ऐसे फैलाकर वोट दे दो, वोट दे दो, अवाम की अदालत, ये अवाम की अदालत में पेश होना पड़ता है। तो इलेक्शन को इतने कोई सियासतदान के लिए अच्छी चीज़ भी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सियासत अपने वक्त पे इलेक्शन हो। ठीक है जी। मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब पूछ रहे हैं कि मिनाज साहब से पूछेगा नुसरत जावेद साहब का साथ क्यों छोड़ा? नुसरत साहब देखें ना, मैंने नुसरत साहब का साथ नहीं छोड़ा। नुसरत साहब, मैं आज के एक बात कहूँ, ये क्या नाम है इनका? ये मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा। मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जिस साफ़ती ये दुनिया हम देख रहे हैं ना साथी, इसमें मैंने नुसरत जावेद जैसा दरवेश, पढ़ा लिखा लेजेंड जर्नलिस्ट, ज़िंदा लोगों में से लिविंग लेजेंड अभी कोई नहीं हमारे पास। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उस नुसरत जावेद के साथ उसकी जूतियाँ उठा के मैंने अपना, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि मैं नुसरत जावेद साहब के साथ मैंने काम किया। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, मैंने वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया। जब प्रोफेशन छोड़ दिया तो फिर मैं कैसे उनके साथ बैठ सकता था? मैं आज भी मैं ये समझता हूँ कि जो वक्त मैंने नुसरत जावेद साहब के सामने बैठ के गुजारे, मेरी ज़िंदगी के इंतहाई जो सबसे कीमती और सबसे अच्छा दौर है वो। नुसरत जावेद साहब कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं? नहीं, नुसरत जावेद साहब वो बात करते हैं जो एक काम। अच्छा, एक तो नुसरत साहब के जो है ना, बाज़ लोगों मुझे बड़ी यानी हैरत होती है, हालांकि हमारी कौम जो है ना बड़ी यानी बिटवीन द लाइन जो है ना, अगर कोई बंदा इस पाकिस्तान में अशारम कुनायों, वो तो आपको पता खुली बात भी करते हैं, और बहुत सी बातें जो है उनको समझने के लिए आपको नुसरत जावेद के जो पूरे रवैये को समझना पड़ेगा। वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो अगर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार को ठीक नहीं है तो वहाँ वो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई डंडा पकड़ के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे बैठ। सिविलियन बालादस्ती, आज़ादी, साफ़त, जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम की जो हक़ राय दही, इसके बहुत बड़े वो अलमबरदार हैं। अगर इसको कोई ये समझे कि इस्टेब्लिशमेंट अगर कदम लगाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को सलाम तो नहीं पेश कर सकते वो कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का ये काम इस तरह में मुदाखलत ही है ना। एक शख्स ने भी लिखा कि थोड़े थोड़े यूथ ही हो गए, उनको समझाएं आप थोड़ा सा। नहीं, ये एक क्वेश्चन है। देखिए मेरी बात सुनिए, नुसरत साहब कभी भी मैं आपको बताऊँ ना कि नुसरत साहब सब कुछ हो सकते हैं, कम से कम ये नहीं हो सकते। इसलिए कि जिस वक्त ये शाहदौले के खोज जो है ना, ये लोगों के सरों के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे ना 2010, 11, 12 मीडिया में, नुसरत जावेद पहला आदमी था जिसने अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपने इस माइक के ज़रिए, अपने इस कैमरे के ज़रिए सबसे पहला बंद, अगर कोई बांधने वाला है ना, आज तो बड़े बड़े आप लोग निकले हैं वहाँ से कि भाई हम भी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करने का मतलब था कि रोज़ाना माँ बहन की गाली आप सुबह शाम आप खाएं, लेकिन नुसरत साहब ने खद्दा पेशानी से ट्विटर के ऊपर, कैमरे के ऊपर आपने वो सारा वक्त गुजारा और आज तक गुजार रहे हैं। तो मैं तो ये तो मेरे ख्याल में ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही वो कोई बिल्कुल 180 डिग्री। हाँ, आजकल पता है कि नुसरत साहब को थोड़ा सा ना मजलूमों के साथ थोड़ी सी मोहब्बत उनकी पुरानी है। अब ज़रा ये जो जिनको यूथिया कहते हैं या PTI वाले कहते हैं, ये अब चूँकि आजकल ज़ेर अताब है ना, तो जालिमों के साथ टकराना तो नुसरत जावेद जानता है, मजलूमों के साथ तो वो बात भी नहीं करना चाहते। आखिरी सवाल मेरा, ठीक है, एक दो सवाल है बल्कि हम जोड़ लेते हैं कि एक तो ये हमारा मुहिब वतन पाकिस्तानी का सवाल है कि मुश्ताक मिनाज साहब से सवाल है कि मौजूदा सूरत हाल देख के, सियासी सूरत हाल देख के आपको मज़ा आ रहा है? देखिए जी, मज़े की कोई बात नहीं है, बाखुदा दुख होता है। मैं ये कहता हूँ कि आज भी
ये इमरान खान है ना, अगर अल्लाह इसको थोड़ी सी अक्ल दे देना, जो कि मुझे इससे उम्मीद नहीं है, आज भी अगर ये वसील बुनियाद मकालमे का आगाज़ कर देना तो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली, जो हकीकी तब्दीली हो सकती है। ये तो ड्रामा करके तब्दीली की बात करते हैं। अभी उस तब्दीली की गुंजाइश है कि उसकी नहीं, वो अपने गुनाहों का तौबा करे, कौम से आकर माफ़ी मांगे, कहे कि जी मुझे चोर डाकू की गर्दान पर लगाया गया था। मैं आज ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें, यही जमहूरी क़ुव्वतें हैं, ये पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकती हैं। मैं अपनी तमाम अनाह, अपने तमाम फरसूदा ख़यालात, अपनी जो तकब्बर और फ़िरौनियत के जिस दर्जे पे मैं फ़ाइज़ था, ये सब मैं आज छोड़ के ये बैसाखियाँ मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत बाशमूल नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बड़े ज़रदारी साहब जो कौम परस्त हैं, बलूचिस्तान के जो ANP, जो सारा मकतब फ़िक्र है, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिक, सारे मिल के आएँ पाकिस्तान के साथ इस एक बड़े टेबल के ऊपर, राउंड टेबल पे बैठ के पाकिस्तान को एक दुरुस्त समत की तरफ ले जाने के लिए एक मुश्तरका लामत और एक ग्रैंड, जिसको कहते हैं नया इमरानी माहिदा, नहीं एक नया इमरानी माहिदा, एक नया जो इमरानी माहिदा इस मुल्क के लिए वो तख्लीक करें, बनाएं, ताकि हम कम से कम ये 21वीं 22वीं सदी में उस निज़ाम से तो जान छुड़ाएं जो कि दुनिया, वेस्ट और अच्छे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो 400 साल ये निज़ाम छुड़वा चुके हैं जिससे। तो हमारी तरक्की जमहूरियत में है, इंसानियत में है, इत्तेहाद में है, और ये आपस में जो है ना जो एक तफरीक में नहीं है। तफरीक सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आपका बहुत टाइट शेड्यूल था, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं आप, तो मेरे पास अल्फाज तो नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन फिर भी आप आते जाते रहा करें, क्योंकि आपको सुन के ना, आप इतने वाइब्रेंट, आपको सुन के ना बहुत मज़ा आता है। नहीं बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह जब आप कहेंगे, जब मैं इधर हाजिर हो जाऊंगा, मैं आपसे ज़रूर दोबारा टाइम लूँगा। सर थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप शेयर करें।